हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय एचएस सर। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है ना, लेक्चर नंबर 8। देखिए पहले लेक्चर में हमने बात की थी, जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने एल्जेब्रिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने का तरीका सीखा था ना, किस तरह से रेंज निकाला जाता है। क्लियर है? देखिए मैं लास्ट लेक्चर में ना आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे डेट इज़ एनपीआर और एनसीआर के डोमेन और रेंज की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम प्रोसीड करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उस पर बेस में कुछ सवाल बताता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मान लो, देखो भाई, फर्स्ट सवाल है ना, पहला सवाल जो है डेट इज़ हमारे पास में है, फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो 16 माइनस 7 साइन एक्स, 16 माइनस 7 साइन एक्स। क्लियर है भाई? इसके लिए हमें क्या निकालना है? रेंज, है ना, रेंज निकालना है। हमने रेंज की बात की थी। बढ़िया। देखो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये पूरी फोटो ना y इज इक्वल टू, ठीक है, इस फोटो को आपने मान लिया कैपिटल E, तो कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है कि हमें यही की फ़ोटो बनानी है। क्लियर है? देखो यहाँ पे देखते हैं इस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में साइन एक्स के बारे में बताया। भाई साइन एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ना -1 to 1 होता है ना। मिनिमम वैल्यू कितना? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बढ़िया भाई। यहाँ पर देखो साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स किस किस के बीच में होगा? डेट इज़ -1 और 1 के बीच में हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखो साइन एक्स जो है -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ना दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई? जैसे ही है ना, जैसे ही हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज। देखो भाई -7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, बात समझ में आ रही है भाई? 1 जो है -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है, और -1 -7 से मल्टीप्लाई होगा ना, ऑफकोर्स कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। देखो भाई अब 16 ऐड हो रहा है ना, 16 ऐड हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 16 को ऐड कर दिया ना, दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, 16 को ऐड कर दिया। भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने 16 को ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 16 को ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 16 को ऐड कर दिया। क्लियर है? अब देखो ये फोटो है ना, ये तस्वीर को हमने कैपिटल A नाम दिया था ना, कैपिटल A नाम दिया था। बात समझ में आ रही है भाई? 16 माइनस 7 है ना, कितना आने वाला? 9 आने वाला है। बात समझ में आ रही है? और 16 + 7 कितना आ जाएगा उनके पास? 23 आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए रेंज कितना हो गया? 23 से लेकर के 9 तक हो गया ना, 9 से 23। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ ना, एक और तरीका बताता हूँ। हमने देखो एक फंक्शन था, ठीक है, हम वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी है। अगर मान लो आपके पास a cos x + b sin x वाली फॉर्म बताई थी ना, a cos x + b sin x के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताया था, दैट इज़ इन क्लोज ब्रैकेट, है ना, -√(a² + b² से लेकर के √a² + b²। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो इसको भी है ना, इसको भी ऐसे ट्रीट करो, दैट इज़ a cos x + b sin x, है ना। भाई यहाँ पर देखो 16 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, 16 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट इज a cos x + b sin x। भाई cos वाला फंक्शन नहीं है ना, cos x वाला फंक्शन नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ पर है ना, a का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, b sin x है ना, b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, -7 हो गया। अरे बात समझ में आती है क्या? और c का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 17 हो गया, 16 हो गया ना, c का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। तो देखो भाई इस फंक्शन के लिए अगर डायरेक्टली रेंज की बात करें, दैट इज़ y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -√, है ना, 0 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज 0 का स्क्वायर -7 स्क्वायर, और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो। क्लियर है? से लेकर के √0 to स्क्वायर प्लस 7 -7 का स्क्वायर प्लस 16। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ से ना, यहाँ से देखो भाई 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0, -7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 + 0 कितना हो गया, 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -7। बात समझ में आ रही है क्या? भाई सिमिलरली 0 स्क्वायर 0, -7 स्क्वायर 49 + 0 कितना, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। बढ़िया।
अच्छा, यहाँ पे 16 ऐड भी तो हो रहा है, बात समझ में आ रही है क्या भाई? ये कितना हो जाएगा 7 + 16 है ना, 7 + 16 क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो क्या आ जाएगा पास रिक्वायर्ड रेंज है ना, वापस कितना आ जाएगा ये 16 - 7 कितना आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 23 क्लियर है। तो एक तरीका ये है ना, एक तरीका ये। देखो मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूँ ना, जनरल मेथड, जो मेथड नंबर 3 बोल सकते हो ना, मेथड नंबर 3 इस सवाल को करने का। ठीक है भाई, हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ देखा था ना, साइन एक्स का ग्राफ बताता हूँ आपको मैं। साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, बात समझ में आ रही है क्या भाई? 0 पे 0 वैल्यू होती है, ठीक है, π/2 ये वैल्यू, ये कितना हो गया पाई, ये चीज़ क्या है आपके पास π/2, ठीक है। ये ऑफ कोर्स कितना है -π/2। देखो π/2 पे साइन का वैल्यू जो आता है 1 आता है, ठीक है भाई, और -π/2 पे, ठीक है, -π/2 की अगर हम बात करें, ये रहा, डेट इज़ -π/2 की बात करें तो -1 वैल्यू होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, साइन एक्स की बात करें। सिमिलरली कॉस एक्स में भी होता है, मिनिमम वैल्यू कितना -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1, क्लियर है। तो हमें कुछ नहीं करना है ना, हमें y का वैल्यू तो निकालना है, हमें y का वैल्यू निकालना है, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ y -1 0 एंड 1, ठीक है, बढ़िया। देखो भाई रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यही तो रेंज होता है, अरे क्लियर है। तो यहाँ से ना, यहाँ से अगर मैं y बिलोंग्स टू की बात करता हूँ, देखो क्या क्या आ रहा है 16 - 7, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो -1 पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम निकालनी है तो +1 पुट कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो -1 पुट कर दिया, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर दिया हमने +1 पुट कर दिया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से जो रेंज आने वाला है डेट इज 16 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 + 7 कितना हो गया भाई 23 हो गया, और 16 - 7 कितना आ गया 9, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली हमारे पास क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है, रेंज आ सकती है, बात समझ में आ रही है। तो तीनों में से आप कोई भी तरीका ना, तीनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं फॉर रेंज, है ना, फॉर फाइंडिंग द रेंज, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एक सवाल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है 1/, ठीक है, 2 - cos 3x, ठीक है, cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। करने का तरीका जैसे फर्स्ट मेथड से अगर आप लोग करो, ठीक है, वही यही फ़ोटो बनानी है आपको, cos x किसके बीच में -1 से 1 के बीच में, फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, फिर दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ठीक है, फिर 1/, कर दो। जैसे ही है ना, जैसे ही हम लोग 1/, करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज ना, इनइक्वलिटी साइन क्या होता है, चेंज होता है वापस से, बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट बताया है ना, फॉर मैक्सिमम, ठीक है, डायरेक्टली उससे हमारे पास आंसर आता है। अगर मान लो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो cos x है ना, cos थीटा ही माने इसको, तो cos x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो +1 आने वाली है, बात समझ में आ रही है, इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट इज़ 1/, माइनस प्लस 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है, 2 - 1 कितना हो गया 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है ना, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, रेंज फाइंड करने का, क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं। देखो एक सवाल बताता हूँ आपको, ठीक है, बस ऐसे जनरल कंसेप्ट है। जैसे मान लो sin² 3x प्लस cos² 3x, ठीक है, sin² 3x या प्लस cos² 3x, इसकी रेंज की बात करते हैं, ठीक है भाई। बहुत सिंपल चीज़ है भाई। देखो यहाँ पर हमने बचपन में पढ़ा डेट इज sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है भाई। इसका जो आउटपुट है sin² θ प्लस cos² θ का आउटपुट क्या है, हमेशा 1 आता है, या मैं ये कहूँ कि इसका रेंज जो है वो हमेशा 1 आता है। रेंज क्या है, आउटपुट ही तो है, ठीक है। अगर इसमें फंक्शन की बात करूँ, यहाँ पर देखो दोनों तरफ देखो थीटा क्या है, सेम है, थीटा क्या है, सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे डायरेक्टली रेंज कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा ना, डायरेक्टली रेंज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड ये सवाल थे ना, ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई नेक्स्ट टाइटल है डोमेन
एंड रेंज ऑफ NCR एंड NPR। क्लियर है भाई? देखो NCR और NPR की बात करें तो ये चीज़ें हम 11th क्लास के अंदर ना बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है भैया। NCR क्या होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन P&C में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? सिलेक्ट NCR का मतलब क्या है? N में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें इनके डोमेन रेंज की बात करनी है ना, डोमेन और रेंज की बात करनी है। देखो भाई NCR के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ, दैट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और NPR के फॉर्मूले की बात करें, दैट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन कितना होता है? फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है भाई? देखो NCR की बात करते हैं ना हम लोग, NCR की बात करते हैं सेम एज NPR। जो NCR के लिए कंडीशन है वही NPR। इसका मतलब दोनों के लिए अगर मैं डोमेन की बात करूँगा, जो कंडीशन यहाँ लगने वाली है वही कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो इनका क्या निकालना है हमें? डोमेन। भाई देखो NCR की बात करें, ठीक है, पहली बार बता दूँ मैं आपको, पहली बार बता दूँ, देखो n जो है ना, n हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो कभी भी हमने इस तरह से नहीं पढ़ा 0C1 0C2 या 3C4। बात समझ में आ रही है? ये जो वैल्यू है ना, n का जो वैल्यू है हमेशा r से तो बड़ा ही आएगा और हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पहली बात है ना, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। बढ़िया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? बढ़िया। देखो दूसरी बात, देखो n और r की बात करें, n और r की बात करें तो n और r का वैल्यू बराबर हो सकता है ना, बराबर हो सकता है। जैसे मान लो 2C2 लिखते हैं, 2C2 का वैल्यू ऑफ कोर्स 1 आता है, NCN का वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब n और r का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा, सॉरी बराबर आएगा, और n का वैल्यू जो है हमेशा r से बड़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी? n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, है ना। और तीसरी बात करें, देखो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है और हमेशा पॉजिटिव होता है ना। जैसे हम लोगों ने 2C0 की बात की है, बात समझ में आ रही है? 2C1 की बात कर ली, 2C2, 2C -1 नहीं होता है ना, -1 नहीं होता है। r हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और 0 के बराबर होगा। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली NPR के लिए भी क्या हो जाएगा? डोमेन n ग्रेटर देन 0, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अगर NCR और NPR के लिए आपको डोमेन निकालना है ना, डोमेन निकालना है तो 3 कंडीशन निकलेगी, है ना। 3 कंडीशन लगाने के बाद में 3 इनइक्वलिटी आएगी, तीनों इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा? आपका रिक्वायर्ड डोमेन होगा। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन की बात है ना। रेंज की बात हम सवाल में करते हैं ना, सवाल में करते हैं, ठीक है भाई? बढ़िया। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास सवाल है ना, 7 - x c x - 3, ठीक है भाई? बढ़िया। देखो इस सवाल को करने के लिए ना, इसके डोमेन अगर मुझे फाइंड करना है भाई, डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है ना, लिखता हूँ यहाँ पर भाई। इस फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड करना है आपको, ठीक है भाई, और रेंज भी आपको फाइंड करना है। तो पहली कंडीशन है डोमेन निकालने के लिए, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। दैट इज 7 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? x - 3, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट इज 7 - x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास में? दैट इज r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, है ना। बात समझ में आ रही है? दैट इज x - 3 इज़ ऑलवेज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बढ़िया भाई। तरीका देखो, -x को राइट शिफ्ट किया और -3 को लेफ्ट शिफ्ट किया। तो -3 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ना, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया ना, लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से ना इनइक्वल टू कितना आ जाएगा? यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -∞ to 5। ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। बढ़िया। देखो भाई ये तो सिंपल है, सिंपल है भाई। x को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ, ठीक है, x ग्रेटर देन x। बात समझ में आ रही है भाई? x 7 इज़ ग्रेटर देन x आ गया ना, या x इज़ लेस देन 7। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -∞ to 7, ठीक है। गुड भाई। 3 को राइट शिफ्ट कर लो ना, 3 को राइट शिफ्ट कर लिया। दैट इज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से ना, यहाँ से जो इनइक्वलिटी आने वाली है,
बात समझ में आ रही है, दैट इज 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, तीनों पार्ट का ना, तीनों पार्ट का क्या कर दो आप, इंटरसेक्शन कर दो ना, तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन कर दो। इसका मतलब ठीक है, हम तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन करते हैं। भाई क्या क्या पॉइंट है, 3, 5 और 7 है, 3, 5 और 7। भाई ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। भाई कहाँ जा रहा है, 3 से इन्फाइनाइट जा रहा है, ये 7 से माइनस इन्फिनिटी और 5 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है भाई, 5 से माइनस इन्फिनिटी फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या आ रहा है, 7 से माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है क्या? एंड थर्ड केस 3 से इन्फिनिटी है, 3 to इन्फिनिटी। भाई तीनों लाइनें जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, 3 to 5, 3 to 5, 3 और 5 क्लोज ब्रैकेट में। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा 3 से 5। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, x इक्वल टू 3, 4 एंड 5। बात समझ में आ रही है? इन दिस डोमेन, है ना, बात समझ में आ रही है, इन इट्स डोमेन। क्लियर है? इसके डोमेन में पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, 3, 4 एंड 5। बढ़िया। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास डोमेन था। देखो हम सिर्फ रेंज की बात की हुई ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ हमेशा, डोमेन क्या है, इनपुट, है ना, इनपुट, और रेंज क्या है, आउटपुट। क्लियर है भाई? यहाँ से हमने डोमेन की बात की, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आने वाला है, दैट इज 3, 4 एंड 5। क्लियर है? ये तो इनपुट हो गया ना, ये इनपुट हो गया। इसका जो आउटपुट होगा डेट इज कॉल्ड रेंज, है ना, रेंज। इसका मतलब हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू पहले 3 पुट करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो। जैसे ही हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ठीक है भाई, तो 7 - 3 ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 - 3 c, 3 - 3। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? कितना आ जाएगा भाई, 4, तो 4c0 आ गया, है ना, 4c0। ऑफ कोर्स वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा भाई, निकालना आता ही है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, क्लियर है भाई? x इक्वल टू 4, है ना, x इक्वल टू 4 रखोगे तो डेट इज 7 - 4 c, 4 - 3। ठीक है, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। 3c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू कितना रखोगे, 5, x इक्वल टू 5 रखोगे, डेट इज 7 - 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। एंड 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेंज की बात करें तो 1 और 3, है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ से 1 आ गया, ये 3 आ गया, 1। क्लियर, 1 और 3। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू 3 के लिए रेंज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 के लिए 3 आ जाएगा, 5 के लिए वापस से 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? ये वैल्यू निकालना आता ही है NCR का। ठीक है, डेट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, निकाल चुके हैं ना, निकालना आता ही है वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है भाई, तो ऐसे फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का तरीका इस तरह से। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, तो इस तरह के जितने सवाल आते हैं NCR और NPR से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, 3 कंडीशन निकालनी है। ठीक है, दैट इज n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तीनों पार्ट का आप क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो ना, इंटरसेक्शन कर दो। बढ़िया। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर है भाई? टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फंक्शन के टाइप पढ़ने। ठीक है, फंक्शन कितने तरह का होता है ना, कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये चीज़ हम क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मान लो एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन जैसे मान लो कैसे लिखते हैं, f(x), ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, an x टू द पावर n प्लस an - 1 x टू द पावर n - 1 an - 2 x टू द पावर n - 2 से लेकर के कितना आ जाएगा, a0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पॉलिनोमियल है ना, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो ये n जो है ना भाई, an -1 an - 2 ये a0 ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। क्लियर है भाई? n जो है, n क्या है, पावर ऑफ x,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n, यानी क्या है पावर ऑफ x, पावर ऑफ x। भाई n जो है n बिलोंग्स टू क्या है होल नंबर है ना, होल नंबर, बात समझ में आ रही है, होल नंबर, क्लियर है, क्या है होल नंबर, या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ रही है, एक ही बात है, n बिलोंग्स टू क्या है होल नंबर। भाई पोलिनोमियल जानते ही है ना, पोलिनोमियल कैसा होता है, मतलब मोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि x की पावर 1 हो जाएगी तो मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 2 हो गई, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन की बात करें, यानी f(x) को 0 के इक्वल कर दोगे ना, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन ना, एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया है ना, x का पावर 2 हो जाएगा, क्यूब भी हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं ना, ये सब हमें आता है, बात समझ में आ रही है क्या। जैसे मान लो फंक्शन ना, फंक्शन ये सब क्या है, ये सब क्या है पोलिनोमियल है ना, x² + x + 2, बात समझ में आ रही है, ठीक है, x + 1 हो गया ना, बात समझ में आ गई। भाई जैसे मान लो f(x) = लिखा हुआ है x² + √x + 4 है ना, √x + 4, यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे f(x) = लिखा हुआ है x² + √x + 4। देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, यहाँ पर x की पावर कितना है 1/2 है ना, x की पावर कितना है 1/2, 1/2 क्या है 1/2 होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, बात समझ में आ रही है, 1/2 होल नंबर नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया, ठीक है। जैसे मान लो इसकी बात करें, हाँ इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री, भाई डिग्री की बात करें यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, तो ये डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो f(x) मान लो अपने पास कुछ भी हो गया ना, कुछ भी हो गया, जैसे कांस्टेंट हो गया ना, f(x) कितना हो गया कांस्टेंट हो गया, बात समझ में आ रही है। तो देखो ये फोटो है ना, ये फोटो और ये वाली फ़ोटो, ये दोनों फोटो क्या है सेम है ना, सेम है, तो उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में रैशनल फंक्शन है, नेक्स्ट क्या है रैशनल फंक्शन, नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास रैशनल फंक्शन, नंबर 2 रैशनल फंक्शन। भाई रैशनल फंक्शन की बात करें ना, तो मैं एक लाइन है ना, एक सिंपल से वर्ड में बोलते हैं भाई, इट इज़ द रेशियो ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है f(x) = ax² + bx + c अपॉन ax + b, ठीक है, ये क्या हो गया रैशनल पॉलिनोमियल, मतलब रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। भाई एग्जांपल है ना, एग्जांपल जैसे मान लो f(x) आपके पास हो गया x/x + 1, ठीक है, ये रैशनल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है f(x) कितना हो गया x² अपॉन x² + 3x + 2। भाई दोनों है ना, दोनों पॉलिनोमियल का क्या हो रहा है रेशियो हो रहा है, रेशियो हो रहा है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखो भाई यहाँ पर बात करें, डेट इज f(x) = x की पावर मान लो -1/2 है ना, या -1 ले लो, x की पावर -1 + x की पावर -3, ये भी क्या है बेटा रैशनल पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, ठीक है। भाई रैशनल फंक्शन कैसे हुआ, सिंपल है भाई, f(x) = x की पावर -1 है, इसको ऐसे लिखते हैं डेट इज 1/x, बात समझ में आ रही है, और x की पावर -3 है ना, x की पावर -3 को लिख दिया डेट इज 1/x की पावर 3, बात समझ में आ गई, सिंपल है ना, ये भी क्या हो गया रैशनल हो गया है ना, रैशनल हो गया। ऑफ कोर्स अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम ले लिया है ना, एलसीएम ले लिया, ठीक है भाई, x³ क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, x³ क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ आपको। भाई यहाँ से x³ एलसीएम लिया, अरे बात समझ में आ रही है क्या, तो ऊपर कितना बन गया भाई, ये कितना अगर डिवाइड करोगे x² 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, कितना आ जाएगा x² + 1/x³, तो ये भी क्या है रैशनल फंक्शन है, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट अपने पास में क्या है इरेशनल फंक्शन,
नेक्स्ट क्या है, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन देखो भाई बहुत सिंपल चीज़ है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू है ना, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये क्या हो गया, इरेशनल ना, इरेशनल फंक्शन हो गया। भाई एक्स की पावर कितना आ गया, पर 1/2 है ना, 1/2। वो ले लो एग्जाम्पल, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, ये सब क्या हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया ना, इरेशनल फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया है ना। इन जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, क्लियर है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास में है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्लियर है भाई। कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, देखो भाई, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू सी है ना, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। जैसे मान लो ये अपने पास दो फंक्शन है, फंक्शन है ना, फंक्शन। जैसे मान लो ये 1 2 3 है ना, ये सेट ए है, ठीक है। एक फंक्शन जो है वो ए से बी में क्या है, डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, 1 2 3 4 एंड डैश। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी इमेज है ना, इसकी इमेज, इस एलिमेंट की इमेज, सबकी इमेज जो है वो कितनी है, सी। बात समझ में आ रही है क्या, यानी हर एक इनपुट की बात करूँ तो आउटपुट हमेशा कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो उसको क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट फंक्शन की बोलोगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मान लो हमारे पास मान लो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, -1, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है भाई। वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1 की बात करें, ठीक है भाई। एफ एक्स इक्वल टू 1 की बात करें, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 1 की बात करें भाई, ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, क्लियर है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। भाई यहाँ पर देखो भाई +1 ये है ना, -1 ये है भाई। एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1, ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, ठीक है। और ये वाला ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू -1। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई एक्स की किसी भी वैल्यू पे है ना, एक्स की चाहे आप कोई वैल्यू रखो, हमेशा वैल्यू कितना आने वाला है, वाई का 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो। बात समझ में आ रही है भाई। यहाँ पर अगर मैं वाई इक्वल टू 1 की बात करूँ, एक्स का वैल्यू क्या रखो, >0 रखो या <0 रखो, हमेशा वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ना, यहाँ से बात क्या निकल के आ रही है, यहाँ से बात निकल के आ रही है, मान लो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ या y इक्वल टू 3 का बनाओ। बात समझ में आ रही है, एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है। तो लिख दे ग्राफ ऑफ, ये लाइन लिख देता हूँ मैं, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है भाई। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल है ना, एक्स अक्ष के हमेशा समांतर आने वाला है, समांतर आने वाला है, ठीक है। दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है क्या भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भाई यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास में 2 सेट है ना, इस 2 सेट है हमारे पास में, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ ये एक सेट ये है और एक सेट ये है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही है क्या, ये सब लिख दिया, क्लियर है भाई। आइडेंटिटी की बात करें ना, जैसे मान लो हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आधार कार्ड मेरा है ना, आधार कार्ड मेरा है, तो ऑफकोर्स उसमें जो फ़ोटो लगने वाली है वो मेरी है ना, ऐसा नहीं किसी बगल वाले की फ़ोटो लगेगी, ठीक है, या किसी लड़की का फ़ोटो उसके अंदर लगने वाला है। बात समझ में आ रही है भाई। मेरा आधार कार्ड है तो मेरा ही फ़ोटो लगेगा उसके अंदर, ठीक है। तो सबकी क्या होती है, एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं सेट की बात करें, उसको रिलेट करते हैं कि इस सेट के अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट लिखा हुआ है,
सब एलिमेंट की अलग अलग है ना डिफरेंट इमेजेस हो गई ना, जैसे मान लो 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की आइडेंटिटी 2 हो गई, 3 की 3 हो गई, 4 की 4 हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? जैसे मान लो आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूँ तो सबसे अच्छा आइडेंटिटी फंक्शन ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना। इन जनरल इसको लिख दिया अपन ने वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है भाई? एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई 1 रखेगा, वाई 1 मिल जाएगा। 2 रखोगे 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे 3 मिल जाएगा, √3 रखेंगे √3 मिल जाएगा, -√2 रखेंगे -√2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ है ना, y इक्वल टू एक्स के अगर मैं ग्राफ की बात करते हैं है ना भाई, यहाँ पर देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। बात समझ में आ रही है भाई? y इक्वल टू एक्स के अगर मैं ग्राफ की बात करूँ है ना, बात करें भाई यहाँ पर देखो तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है भाई, देखो ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे लग दिया -1 -2। बात समझ में आ रही है? -3, ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, ये 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, -2 आ गया एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई y इक्वल टू एक्स की बात करेंगे भाई, इसका वैल्यू अगर 0 रखता हूँ 0 मिलेगा, y का वैल्यू 0 रखें तो 0 मिलेगा, या बोल सकते हैं x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, x का वैल्यू 1 रखें तो 1 मिलेगा, -1 रखेंगे -1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो भाई 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? -1 पे -1, -2 पे -2, -3 -3। बात समझ में आ गई? तो y इक्वल टू एक्स ना, ये कैसा फंक्शन हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। सबकी अलग अलग, सबकी क्या है? सबकी अलग अलग इमेज है। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन ना, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की। ठीक है भाई, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है भाई? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। भाई मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है एक्स और वाई में, है ना। ठीक है, अगर एक्स और वाई को आप दोनों को सिंपली तरह से ना आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर रहे हो। अलग अलग करने का मतलब एक तरफ एक्स एक तरफ वाई। बात समझ में आ रही है? अगर एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप? एक्सप्लिसिट। एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप? इम्प्लिसिट फंक्शन। ना लिख देते हैं फंक्शन, है ना, लिख देता हूँ मैं, फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई बोथ आर सेपरेबल, है ना। फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई बोथ आर सेपरेबल। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? x एक तरफ है, y एक तरफ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, x और y को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो लिख दिया किसी को कितना? x इक्वल टू कितना लिख दिया? 1 माइनस वाई। बात समझ में आ रही? एक तरफ x आ गया, एक तरफ y आ गया ना, एक तरफ y आ गया। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें ना, इम्प्लिसिट फंक्शन की, जैसे मान लो आपके पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इक्वल टू आ गया, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है, यह एफ एक्स हटा दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। भाई ये क्वेश्चन है सर्कल के अंदर हम पढ़ चुके हैं ना, सर्कल के अंदर पढ़ चुके हैं। भाई आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, कितनी भी कोशिश कर लो इस पार्ट को, बात समझ में आ रही है? भाई आप क्या करते हो, इसके अंदर एक्स और वाई को भी सेपरेट कर ही नहीं पाओगे ना, सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है? नॉन सेपरेबल, है ना। यहाँ ले देता हूँ मैं फंक्शन, फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, एक्स वाई बोथ आर नॉट सेपरेबल है, तो उसको क्या बोलोगे आप? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? बढ़िया। जब कुछ सवाल करते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन।
क्लियर है? भाई हमें निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल है, भाई हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स वाई। देखो हमसे जो है ना, हमसे पूछा हुआ है एफ ऑफ एक्स कुमा वाई का वैल्यू पूछा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसका वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई है ना, एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स वाई। क्लियर है भाई? यहाँ पर देखो, इसको करने के लिए ना, सिंपल करने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए देखो भाई, एक्स प्लस ए वाई ना, एक्स प्लस ए वाई को थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया कितना, ए यू, ठीक है, स्मॉल यू ले लिया, स्मॉल यू, ठीक है, स्मॉल यू ले लिया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एक्स माइनस ए वाई कितना ले लिया हमने, स्मॉल वी ले लिया। इक्वेशन नंबर 2, देखो हमें एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई निकालना है। इसका मतलब पहले एक्स वाई में है ना, एक्स वाई में हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। देखो हमने इस पूरे पार्ट को क्या ले लिया, यू ले लिया, ठीक है भाई। इस पूरे पार्ट को क्या ले लिया, वी ले लिया, ठीक है। तो हम पहले यू और वी में फंक्शन निकाल लें ना, यू और वी में फंक्शन आ जाएगा तो वहाँ पे एक्स वाई रिप्लेस कर देंगे ना, दैट्स आवर आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। एक्स और वाई का वैल्यू क्यों निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। देखो जैसे हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ए वाई से ए वाई कैंसिल, ठीक है, 2x। बात समझ में आ रही है? 2x इक्वल टू कितना आ गया भाई, यू प्लस वी। यहाँ से ना, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यू प्लस वी अपॉन 2। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और y का वैल्यू निकालने के लिए ना क्या कर दो, दोनों इक्वेशन क्या कर दो, सेपरेट कर दो ना, सेपरेट कर दो। जैसे हम दोनों इक्वेशन को सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई? ये x x कैंसिल, ए वाई और ए वाई कितना हो जाएगा, 2ay हो जाएगा, 2ay इज इक्वल टू कितना, u माइनस वी, ठीक है भाई। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, u माइनस वी अपॉन 2a। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, u प्लस वी अपॉन 2, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, u माइनस वी अपॉन 2a, है ना। बात समझ में आ गई? बढ़िया भाई। देखो हमें ना, हमें ये क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, है ना। इस फंक्शन को हमने क्या लिया था, u, और इस फंक्शन को हमने क्या लिया था, v, ठीक है, बढ़िया। तो एफ यू कोमा वी, बात समझ में आ रही है क्या? इसको हमने u रिप्लेस कर दिया, इसको v रिप्लेस कर दिया। इसका वैल्यू कितना होने वाला है, a इंटू एक्स वाई, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, a इंटू एक्स वाई। भाई x का वैल्यू यहाँ से चुरा लो, है ना, यहाँ से चुरा लो। यहाँ पे कितना आएगा, डेट इज़ u प्लस वी अपॉन 2। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ से y का वैल्यू कितना आने वाला, डेट इज़ u माइनस वी अपॉन 2a, ठीक है भाई। भाई a से a कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, बढ़िया भाई। देखो एफ ऑफ u कोमा v, है ना भाई, 2 जगह कितना हो गया, 4 आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, u प्लस वी और u माइनस वी, कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो u कोमा v का हमने फंक्शन बना लिया। मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, u कोमा v का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या पूछा ना, एक्स वाई पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एक्स वाई। तो u को हमने x रिप्लेस कर दिया, y को हमने, v को हमने y रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो u कोमा v अगर हमारे पास में u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना हो जाएगा भाई, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं ना, नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ना वही कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन से हमारा निकालना, ठीक, किस तरह से निकाला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है भाई। अगला सवाल है, अगला सवाल देखो। जैसे मान लो हमारे पास में ना एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछा हुआ है ना, हमसे वैल्यू पूछा हुआ है, डेट इज एफ ऑफ ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए।
एफ ऑफ ए अपॉन बी और बी अपॉन ए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। देखो भाई एफ ऑफ ए अपॉन बी और बी अपॉन ए, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, एफ ऑफ ए अपॉन बी। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पर ए अपॉन बी रख दिया ना, ए अपॉन बी रख दिया। तो इस एक्स की जगह कितना रखना है हमने, ए अपॉन बी रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया ए अपॉन बी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी कितना रख दिया, डेट इज़ ए अपॉन बी प्लस 1। भाई यहाँ से एलसीएम कितना आया, बी, ठीक है, ऊपर कितना बन जाएगा, ए प्लस बी, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो भाई यहाँ से एफ ऑफ बी अपॉन ए निकालते हैं, ठीक है, एफ ऑफ बी अपॉन ए निकालते हैं। जहाँ पे एक्स है ना, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख दिया, बी अपॉन ए, ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस 1। तो यहाँ से ए एलसीएम आया, ऊपर कितना बन गया, ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो भाई हमें क्या निकालना है, हमें इसका आंसर निकालना है ना, दैट इज एफ ऑफ ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए इज इक्वल टू, क्लियर है, यानी दिस अपॉन दिस, है ना, दिस अपॉन दिस। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल है, यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, ए अपॉन बी। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल तरीका है ना, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं। देखो भाई जैसे मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है ना, एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, 1 और -1, ठीक है। 1 कब आ रहा होगा, जब x बिलोंग्स टू आपके पास मान लो रैशनल नंबर है, ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी ये इरेशनल नंबर हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हो सकता है आपसे वो एफ ऑफ 0 का वैल्यू पूछे, एफ ऑफ 1 का पूछ सकता है, ठीक है, एफ ऑफ -1 का पूछ सकता है, एफ ऑफ पाई का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है भाई, एफ ऑफ ई का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, एफ ऑफ √2 का वैल्यू पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो देखो इस फंक्शन को रिलेट कैसे करता है, रिलेट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो x का वैल्यू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, सिर्फ x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे x का वैल्यू रैशनल नंबर मिला तो x अगर रैशनल नंबर है, इसका मतलब वहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और x अगर क्या है, रैशनल नहीं है ना, इरेशनल नंबर है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो सी से देखो 0, तो 0 जो है, 0 ऑफकोर्स रैशनल नंबर होता है ना, 0 ऑफकोर्स रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये कितना, ये भी रैशनल नंबर है, 1 आ जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है, 1 आ जाएगा भाई। पाई ऑफकोर्स है ना, ऑफकोर्स इरेशनल नंबर होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना आना है, -1। ये भी कैसा आ जाएगा, इरेशनल नंबर है, -1, ठीक है। √2 है ना, √2 है ही से इरेशनल नंबर, -1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ना, इस तरह से हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है, ठीक है भाई, रेंज NPR और NCR का डोमेन और रेंज किस तरह से निकला जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की हम लोगों ने बात करी ली, ठीक है। हाउ टू फाइंड फंक्शन है ना, इससे रिलेटेड सवाल भी आज हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, जो IIT में सवाल आ चुके हैं वो करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर आगे हम लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर बहुत ईजी ना, बहुत ईजी है, क्लियर है, तो अच्छे से पढ़ें। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट बात और है कि देखिए कुछ टाइम बाद ना, कुछ दिनों बाद हमारी जो है वो लाइव क्लासेस आने वाली है, ठीक है। तो आप जल्दी जो है ऐड होना शुरू कीजिए, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स वगैरह आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। बाकी आप सब लोग ध्यान रखो, ठीक है, ओके, थैंक यू।